आज हम जिस सामग्री की पड़ताल करने वाले हैं वो छोटा नागपुर के कई समुदायों जैसे कुड़मी, मुंडा, उरांव, संथाल के इतिहास से जुड़ी है। और इसमें कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो काफी दिलचस्प भी हैं और विवादास्पद भी। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो पहचान, प्रवासन और मूल निवासी होने के विचार पर ही सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। ये सामग्री ऐतिहासिक दस्तावेजों, डीएनए आधारित माइग्रेशन रिपोर्ट और TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं कि एक तरफा नजरिया पेश करती है। अच्छा। इसका मुख्य फोकस कुड़मी बनाम आदिवासी के मौजूदा विवाद पर है और ये उस विवाद को एक ऐतिहासिक चश्मे से देखने की कोशिश करती है। हाँ, और हमारा मकसद इस सामग्री में दिए गए तर्कों और ऐतिहासिक दावों की गहराई से पड़ताल करना है, बिना कोई पक्ष लिए। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। सही है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है कुड़मी बनाम आदिवासी प्रोपेगेंडा के खंडन के दावे से। और सबसे पहले ये कुड़मी, कुनबी और कुर्मी, इन तीन मिलते जुलते नामों वाले समुदायों के बीच एक मोटी लकीर खींचने की कोशिश करता है। हाँ, और ये इस पूरे तर्क की बुनियाद है, आप कह सकती हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक महाराष्ट्र के कुनबी समुदाय के जो वंश या क्लैन्स हैं, जैसे धोनोजे, घाटोले, जादव, खायरे, उनका छोटा नागपुर के कुड़मियों से भाषा, नस्ल, रीति रिवाज या वंश परंपरा का कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ नाम का उच्चारण थोड़ा मिलता जुलता है और कुछ नहीं। बिल्कुल। यहाँ लेखक एक तरह से कटाक्ष भी करता है। वो लिखता है कि शायद नाम क से शुरू होने की वजह से किसी ने TRI की रिपोर्ट में इन्हें कुड़मी की उपजाति बना दिया, जो कि एक बड़ी भूल है। अच्छा। और ये इस स्रोत के तर्क का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, ये साबित करना कि कुड़मी और कुर्मी कुनबी सिर्फ नाम की समानता है, पहचान की नहीं। ठीक है, तो स्रोत ने कुनबियों को अलग कर दिया, लेकिन कुर्मी समुदाय तो उत्तर भारत में बहुत व्यापक है और अक्सर उन्हें और कुर्मियों को एक ही समझा जाता है। इस आम धारणा को ये दस्तावेज कैसे चुनौती देता है? ये उन्हें भी पूरी तरह से अलग बताता है। इस सामग्री का तर्क है कि कुर्मी समुदाय हिंदू रीति रिवाजों को मानता है और उनमें कश्यप, गौतम जैसे ऋषि गोत्र होते हैं। उनके जो वर्गीकरण है, जैसे अवधिया, कन्नौजिया, जैसवार, वो जगहों के नाम पर आधारित है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि उनके शादी ब्याह के नियम, जिन्हें वो सगोत्रीय विवाह कहते हैं, छोटा नागपुर के कुड़मियों से बिल्कुल अलग हैं। तो स्रोत के हिसाब से इन तीनों को एक मानना इतिहास और समाजशास्त्र दोनों के नजरिए से एक बड़ी गलती है। बिल्कुल। तो अगर कुड़मी न तो कुनबी हैं और न ही कुर्मी, तो फिर उनकी असली पहचान क्या है? यहाँ एक शब्द टोटेमिक पर बहुत जोर दिया गया है। ये क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही इस स्रोत का मुख्य बिंदु है। लेखक का तर्क है कि कुड़मियों और अन्य आदिवासी समाजों की पहचान उनकी टोटेमिक वर्गीकरण व्यवस्था है, जो उनके मुताबिक प्रावैदिक काल से चली आ रही है। टोटम, इसका मतलब क्या हुआ? टोटम का मतलब होता है किसी प्राकृतिक वस्तु, जैसे कोई पेड़ पौधा या कोई जानवर, उसको एक वंश या गोत्र का प्रतीक मानना। जैसे किसी का टोटम कछुआ है, किसी का बाघ, तो वो उस जानवर को पवित्र मानते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, तो पहचान का आधार टोटम है, ऋषि गोत्र नहीं। ये तो एक बुनियादी फर्क है जो सामाजिक संरचना के स्तर पे ही दोनों समुदायों को अलग कर देता है। बिल्कुल। और स्रोत का कहना है कि ये व्यवस्था ही कुड़मियों की प्राचीन और अलग पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो उन्हें ऋषि गोत्र वाले कुर्मी या महाराष्ट्र के कुनबी समुदायों से पूरी तरह अलग करती है। लेकिन बात पहचान से हटकर अचानक अफीम पर आ जाती है। हाँ, ये थोड़ा अजीब मोड़ है। क्या स्रोत किसी आरोप का जवाब दे रहा है? ऐसा ही लगता है। इस दस्तावेज में एक आरोप का खंडन किया गया है। लगता है कि कुड़मियों पर अफीम की खेती का आरोप लगाया जाता रहा है। अच्छा। लेकिन ये स्रोत इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है। इसमें कहा गया है कि अफीम की खेती उन समुदायों ने शुरू की होगी जिन्हें अंग्रेज बाहर से लाए थे, और यहाँ संथालों का जिक्र है। ये दस्तावेज आज के खूंटी, चतरा और पलामू क्षेत्रों का उदाहरण देता है, जिन्हें मुंडा और उरांव का इलाका बताते हुए अफीम के लिए बदनाम बताया गया है।
तो स्रोत का सीधा आरोप है कि ये लोग खुद ये काम करते हैं और इसका दोष कुर्मियों पर मढ़ देते हैं। जी, आरोप तो यही है। तो स्रोत ने पहले कुर्मियों को एक अलग प्राचीन पहचान देकर अपनी जमीन तैयार कर ली है। अब दिलचस्प बात यह है कि वो दूसरे समुदायों की पहचान को कैसे देखता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तरह की ऐतिहासिक घेराबंदी शुरू हो रही है। चलिए मुंडा समुदाय से शुरू करते हैं। मुंडा समुदाय के बारे में इस दस्तावेज के दावे काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहला और बड़ा दावा तो ये है कि उनका मूल निवास भारत नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। कौन से देश? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड। एक मिनट, मतलब वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं इस स्रोत के अनुसार? ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, इस दस्तावेज का तर्क यही है और उनके भारत में प्रवेश को लेकर भी एक बहुत ही विशिष्ट बात बताई गई है। कहा गया है कि वे म्यांमार के रास्ते भारत में आए, लेकिन पुरुषों के समूह में, बिना महिलाओं के। रुकिए, बिना महिलाओं के आए? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर स्थानीय समुदायों के साथ संबंध बनाए होंगे। शायद। क्या स्रोत इस पर कुछ और कहता है? ये तो उनकी पूरी वंश परंपरा की कहानी को ही बदल देता है। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, लेकिन ये दावा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये उनके जेनेटिक पूल और सामाजिक विकास पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दस्तावेज आगे कहता है कि उनका पहला पड़ाव उड़ीसा का तटीय क्षेत्र था, जहां वे द्रविड़ जातियों के संपर्क में आए और इससे उनकी सबर उपजाति बनी। और फिर छोटा नागपुर में उनका आगमन कैसे हुआ? इस रिपोर्ट के मुताबिक ऋषा मुंडा नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में वे दक्षिण की ओर से छोटा नागपुर में आए। अच्छा। और इसी दौरान वे हो, खड़िया, भूमिज जैसी अलग अलग उपजातियों में बट गए। दस्तावेज ये भी कहता है कि आज भी उनकी आबादी मुख्य रूप से रांची के दक्षिण और पश्चिम में केंद्रित है। इसमें मुंडा नाम की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ कहा गया है जो काफी अनोखा है। हाँ, ये एक और बहुत ही विशिष्ट दावा है। इस दस्तावेज का कहना है कि मुंडा शब्द संस्कृत के मुरा या मुड़ा से आया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में? जी। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये नाम उन्हें ऋग्वैदिक काल के ऋषियों ने दिया था। एक तरफ दक्षिण पूर्व एशिया से आना और दूसरी तरफ ऋग्वेद से जुड़ा नाम, ये तो अपने आप में एक विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। गढ़ के भगोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो सुनने में काफी कठोर और अपमानजनक लगता है। यहाँ स्रोत की भाषा काफी आक्रामक हो जाती है। तो उनकी कहानी क्या बताई गई है? उरांव समुदाय के बारे में स्रोत का कहना है कि वे मूल रूप से दक्षिण भारत के घुमंतू लोग थे और उनकी भाषा, जिसे कुड़ुख कहते हैं, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा से मिलती जुलती है। दक्षिण भारत से लेकर बिहार तक, ये तो एक बहुत लंबा सफर है। जी, और दस्तावेज के अनुसार वे घूमते घूमते बिहार के रोहतासगढ़ और कैमूर की पहाड़ियों में बस गए। ठीक है। लेकिन कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब 1551-59 के बीच शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। और यहीं से उनके छोटा नागपुर में आने की कहानी शुरू होती है। जी हाँ। ये दस्तावेज कहता है कि वहां से खदेड़े गए लोगों ने छोटा नागपुर के तत्कालीन मुंडा राजा मदरा मुंडा से शरण मांगी। राजा ने दया दिखाकर उन्हें दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र रहने के लिए दिया और उन्हें धांगर के रूप में रख लिया, जिसका मतलब चरवाहा या कामगार होता है। लेकिन स्रोत में बाद के संघर्ष का भी जिक्र है। ये केवल शरण लेने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दस्तावेज का आरोप है कि जब मुंडा शासन कमजोर हुआ तो उरांव लोगों ने मुंडाओं को ही रांची से दक्षिण की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात को साबित करने के लिए आज के जनसंख्या घनत्व का हवाला देता है। तो इस दस्तावेज का मुताबिक पहले शरण ली और फिर उन्हीं को खदेड़ दिया। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। तो मुंडाओं को दक्षिण पूर्व एशिया से आया बताया गया, उरांव को दक्षिण भारत से। अब आखिर में संथाल समुदाय के अप्रवासन के बारे में क्या जानकारी दी गई है? क्या उनकी कहानी भी ऐसी है? संथालों के अप्रवासन को यह दस्तावेज सीधे सीधे ब्रिटिश काल की नीतियों से जोड़ता है। ब्रिटिश काल से? हाँ। इस रिपोर्ट के अनुसार वे मुगल और ब्रिटिश काल के बंगाल का समुदाय थे जो कलकत्ता के आसपास रहते थे। हालांकि यह दस्तावेज ये भी मानता है कि उनकी अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भी दक्षिण पूर्व एशिया के चंपा प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो उन्हें छोटा नागपुर में क्यों और कैसे बसाया गया, इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? इसकी एक बहुत खास वजह बताई गई है जो ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ी है। 1785 में राजमहल की पहाड़ियों में जबरा पहाड़िया नाम के एक व्यक्ति ने एक अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार दिया था। ये पहाड़िया समुदाय के विद्रोह की एक बड़ी घटना थी।
इसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने और उस इलाके से लगान वसूलने के लिए एक योजना बनाई। और उस योजना में संथालों की क्या भूमिका थी? योजना ये थी कि जंगल साफ करके खेती करवाई जाए। इसके लिए उन्होंने 1810 से 1835 के बीच बड़ी संख्या में खेती करने वाले संथाल समुदाय को वहां बसाया। अच्छा। उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके उसे दामिन ए कोह नाम दिया गया, जो कि अंग्रेजों द्वारा खास तौर पर उनके लिए सीमांकित किया गया एक इलाका था। तो इसका मतलब स्रोत के हिसाब से संथालों का उस खास इलाके में बसना एक सोची समझी ब्रिटिश रणनीति का हिस्सा था। हाँ, ये आज के मूल निवासी बनाम बाहरी के विमर्श को पूरी तरह से बदल देता है। उन्हें एक तरह से बफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है, एक तरफ पहाड़ियां विद्रोह को रोकना और दूसरी तरफ खेती से लगान वसूलना। दस्तावेज ये भी बताता है कि कई संथाल बाद में औद्योगिक विकास के दौरान उड़ीसा से छोटा नागपुर के कोल्हान क्षेत्र में भी आकर बसे। अच्छा, जिन्हें इस दस्तावेज में गैर खतियानधारी मजदूर कहा गया है। तो मुंडा, ओरांव, संथाल तीनों के लिए स्रोत एक विस्तृत प्रवासन का इतिहास बता रहा है। इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ये सामग्री आखिर क्या साबित करना चाहती है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन सभी प्रवासन की कहानियों को बताने के बाद स्रोत एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। क्या निष्कर्ष? उसका कहना है कि जो समुदाय आज कुड़मी बनाम आदिवासी विवाद में सबसे आगे हैं और यहाँ मुख्य रूप से मुंडा, उरांव और संथाल का ही जिक्र है, वो खुद इस क्षेत्र में बाहर से आए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का पलटवार है, ये कहना कि जो हमें बाहरी बता रहे हैं वे खुद अप्रवासी हैं। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। ये एक क्लासिक व्हाटअबाउटरी तर्क है। इस दस्तावेज का दावा है कि ये समुदाय अपने ही प्रवासन के इतिहास से अनजान है। और लेखक एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी करता है कि जब उन्हें तथ्य बताए जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं और जैसा कि स्रोत में लिखा है, गाली गलोच पर उतर आते हैं। यानी स्रोत के अनुसार इस विवाद का हल भी इसी इतिहास में छिपा है, ये कहना कि पहले अपना इतिहास देखो। बिल्कुल। इस दस्तावेज का निष्कर्ष यही है कि इस विवाद को रोकने का सही तरीका इन समुदायों को उनके पूर्वजों के अप्रवासन और प्रवासन की सच्चाई से अवगत कराना है। मतलब ये इतिहास को वर्तमान के सामाजिक संघर्षों को समझने और सुलझाने के एक औजार या कहें कि एक हथियार के रूप में पेश करता है। हाँ, एक हथियार के रूप में। ये एक बहुत ही विवादास्पद तरीका है, लेकिन इस सामग्री का दृष्टिकोण यही है। आज हमने एक ऐसी सामग्री का विश्लेषण किया जो छोटा नागपुर के समुदायों के इतिहास पर एक बहुत ही मुखर और विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये मुंडा, उरांव और संथाल समुदायों के लिए विस्तृत प्रवासन इतिहास का दावा करती है, जबकि कुड़मियों के लिए एक अलग, प्राचीन और टोटेमिक पहचान पर जोर देती है, जो उनके अनुसार इस भूमि से ज्यादा गहराई से जुड़ी है। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे ऐतिहासिक और व्युत्पत्ति संबंधी दावों का उपयोग पहचान बनाने और मौजूदा सामाजिक संघर्षों को एक नया रूप देने के लिए किया गया है। सही है। स्रोत अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हर दूसरे समुदाय के लिए एक बाहरी मूल बता रहा है, जबकि एक समुदाय को स्थानीय और प्राचीन साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से इतिहास का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, यहाँ प्रस्तुत किया गया वर्णन इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि समकालीन बहसों में इतिहास का उपयोग कैसे किया जा सकता है, या कुछ कह सकते हैं कि कैसे उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी और विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है। ये स्रोत इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है कि कौन, कहाँ और कब आया, और प्रवासन के इतिहास का उपयोग यह परिभाषित करने के लिए करता है कि कौन स्थानीय है और कौन बाहरी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में आखिर किस बिंदु पर एक प्रवासी समुदाय एक स्वदेशी समुदाय बन जाता है, 100 साल, 500 साल या 1000 साल बाद। और सबसे बड़ा सवाल यह तय करने का अधिकार किसे है।